जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल करता रहे। अच्छा बेटा, पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने देखा कि कोल से या नेचुरल गैस से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे मिले। हमारा जो थर्ड पॉइंट था वो था पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह मिलते हैं। पेट्रोलियम इज द थर्ड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी जरा बेटा देखिए, पेट्रोलियम लिखा हुआ है। पेट्रोलियम जो सा है ये दो लफ्ज को मिलाकर बना है। पेट्रो मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल, यानी कि इट मीन्स रॉक ऑयल। रॉक ऑयल से मुराद ये है कि अरब ममालिक में ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, मेडिटेरेनियन रॉक्स होती हैं, ये बड़ी फेमस रॉक्स हैं। इनके नीचे ज़मीन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बर्न हो रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है, उनके डिकम्पोज होने से वहां से पेट्रोल का फ्लो आता जा रहा है और उन रॉक्स के नीचे से आ रहा है, इसलिए इसको रॉक ऑयल का नाम दे दिया गया है। इसके और भी बहुत से नेम्स हैं, जैसे मिनरल ऑयल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल ऑयल भी इसको बोलते हैं। इसकी जो अपीयरेंस है वो ग्रेइश ब्लैक विस्कस लिक्विड की तरह होती है। कहीं पे ग्रीनिश भी लिखा जाता है, ग्रेइश भी लिखा जाता है। ये उसकी अपनी अपनी अपीयरेंस होती है। अब ये जो विस्कस लिक्विड है, जाहिर सी बात है काफी गाढ़ा लिक्विड है। अब ये जो लिक्विड गाढ़ा है, इसको आप अपने ऑटोमोबाइल इंजन में रन नहीं कर सकते, ये रन नहीं करेगा। हमने इसको रिफाइन करना है, क्योंकि आप पढ़ते हैं बुक में कि मिनरल ऑयल व्हेन इट इज इन द रिफाइंड फॉर्म विच इज कॉल्ड पेट्रोलियम, कि जो हमारी ऑटोमोबाइल इंजन में रन करेगा वो लो विस्कस का होता है ऑयल। अब हमने इस ऑयल को रिफाइन कैसे करना है? जैसे ही अरब ममालिक से या दूसरे ममालिक से हमारी बंदरगाहों में, पाकिस्तान की बंदरगाहों में ऑयल के कंटेनर आते हैं, तो उसी वक्त इस विस्कस ऑयल को ऑल ओवर द पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है। ये हमारे पास कुछ ऑयल रिफाइनरीज हैं। अटक ऑयल रिफाइनरी है, ये रावलपिंडी में वाक़या है। टू ऑयल रिफाइनरीज कराची में वाक़या है। पाक अरब ऑयल रिफाइनरी है, ये मुल्तान में वाक़या है। अब ये इनकी ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी लिखी हुई है कि जो अटक ऑयल रिफाइनरी है ये 1.25 मिलियन टन 1.25 मिलियन टन ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी पर डे है, लेकिन ये एक दिन के अंदर इतना ऑयल रिफाइन करती है। कराची में जो दो हैं वो 2.13 है और पाक अरब वाली 1.12 है। अब हमने यहां पर ऑयल की रिफाइनिंग करनी है, मीन के विस्कस ऑयल की रिफाइनिंग करनी है। तो रिफाइनिंग के लिए जरा यहां पर चलें कि रिफाइनिंग तीन तरीके से होगी। ये रिफाइनिंग तीन स्टेजेस से गुजरती है। आप इस तरह कह सकते हैं कि पहली हमने करनी है इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसके बाद हम करेंगे क्रैकिंग, देन बेटा हम क्या करेंगे? रिफॉर्मिंग। तो रिफाइनिंग में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो क्या आता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है इसका आइडिया आपने चैप्टर नंबर 9 में लिया होगा, पार्ट 1 में, ठीक है ना, कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती क्या है। यहां बेटा मैंने इसको डिफाइन किया है, द सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स, कि सॉल्वेंट्स का जो सॉल्यूशंस है कह रहे हैं, सॉल्वेंट्स का मिक्सचर कह रहे हैं या सॉल्यूशन कह रहे हैं, उसके अंदर जितने भी सॉल्वेंट्स हैं उनको वन बाय वन सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, उनकी बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे, तो वो कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये हमारे पास क्या है? फ्रैक्शनेटिंग टावर है, ठीक है। ये नीचे भट्टी लगाई हुई है, ठीक है ना, ईंटों की भट्टी है, इसके अंदर सारा विस्कस ऑयल फेंक दिया जाता है, ठीक है। और ये भी टावर है बना हुआ इसके ऊपर, तो यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी मेंशन हो रहा है। तो ये साथ में टेबल बना हुआ है। जैसे ही जो टेम्परेचर है ग्रेटर देन डिग्री होगा तो हमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होंगे जो एज ए फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। तो उनको बेटा आप यहां पर रिकवर कर लेंगे, सिलेंडर के अंदर रिकवर कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलते जाएंगे। और ये एक लास्ट में लिखा हुआ है मैंने, गैसोलीन। ये है वो चीज जो हम अपने ऑटोमोबाइल इंजन में रन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, C4 से C13 इनकी फ्रैक्शंस होती है, कंपोजिशन होती है, और इसको मोटर फ्यूल बोलते हैं।
ठीक है, यहां से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाते हैं। आपकी बुक पे और भी बहुत बड़ा टेबल बना हुआ है, ये मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया है कि किस किस तरह हम अपने विस्कस ऑयल को रिफाइन करते हैं और वहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब है क्रैकिंग जो कि सेकंड पॉइंट है रिफाइनिंग का। क्रैकिंग का होता है मतलब इसकी तोड़ फोड़, क्रैक, ठीक है। अब अभी हमने देखा था कि गैसोलीन जो मोटर फ्यूल है हमारा, ठीक है ना, उसी को पेट्रोल बोलते हैं, और उस पेट्रोल के अंदर, उस मोटर फ्यूल के अंदर गैसोलीन की परसेंटेज सिर्फ 20% है। 20% गैसोलीन सिर्फ होती है उस मोटर फ्यूल के अंदर। और गैसोलीन बेसिकली है क्या? ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। जितने ज्यादा हाइड्रोकार्बन्स होंगे उतनी ज्यादा गैसोलीन की परसेंटेज या यील्ड में इजाफा होगा। अब अगर उस गैसोलीन के अंदर बहुत बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स हैं, अगर हम उनको छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स में तोड़ देंगे, मींस के हम हाइड्रोकार्बन्स की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, तो गैसोलीन की क्वांटिटी अच्छी हो सकती है। तो इसको हम कैसे करेंगे? ये डेफिनेशन लिखी है क्रैकिंग की, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ लार्ज हाइड्रोकार्बन्स, के बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स को छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स में तोड़ देना, या ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है उनको तोड़ देना ऐसे हाइड्रोकार्बन्स में जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है। तो इसको बोलते हैं क्रैकिंग। अब क्रैकिंग किसके जरिए होती है, किन किन तरीकों से हो सकती है, वो भी बेटा हम आगे बताएंगे इनकी टाइप्स में। मींस के ये मैंने सिंपल सा एक्शन लिखा हुआ है कि ये हेक्साडिकेन है, एक अल्केन है, ठीक है। तो इसको हीट के जरिए, टेम्परेचर के जरिए हम दे रहे हैं, तो छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स में ये टूटता जा रहा है। जितने लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स होंगे हमारी गैसोलीन के अंदर, पेट्रोल उतना ही अच्छी क्वालिटी का होगा, ठीक है जी। और क्वांटिटी की भी बढ़ जाएगी ऑब्वियसली गैसोलीन की। तो ये 3 टाइप्स हैं क्रैकिंग की, थर्मल, कैटालिटिक और स्टीम। थर्मल क्रैकिंग नाम से ज़ाहिर है हीट के जरिए तोड़ना एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, तो जो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स हैं वो छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में टूट जाते हैं और हमें मिलता क्या है? इथीन और प्रोपीन बेसिकली हमें यहाँ से मिलती है। कैटालिटिक नाम से ज़ाहिर है बेटा, बिल्कुल सिंपल है कि कैटालिस्ट के जरिए तोड़ना, ठीक है। और ये जो कंडीशन रिक्वायर्ड है 500 डिग्री और 2 atm हमारे पास प्रेशर होगा। और कैटलिस्ट कौन सी डालेंगे? सिलिका और एल्यूमिना। और इस तरह करने से गैसोलीन की फ्रैक्शन अच्छी हो सकती है, गैसोलीन की क्वालिटी अच्छी हो सकती है। और वो क्वालिटी क्या शो करती है? ऑक्टेन नंबर के स्टीम कैटालिटिक क्रैकिंग से ऑक्टेन नंबर भी गैसोलीन का इंप्रूव हो सकता है। ऑक्टेन नंबर क्या है वो हम आगे रिफॉर्मिंग में आपको जरूर बताएंगे। स्टीम क्रैकिंग है भाप के जरिए। अब भाप क्या होते हैं, कैसे तोड़ते हैं हम उनसे? कि हाइड्रोकार्बन्स को बॉयल किया जाता है, वाटर कंडेंसर से वाटर की स्टीम आ रही होती है, मिक्सअप किया जाता है, उनकी कैटालिसिस होती है, मसलन के क्रैकिंग होती है उनकी हाइड्रोकार्बन्स की स्टीम के जरिए, जिसको हाइड्रोलाइसिस भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह वो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन टूट जाते हैं छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। और मोस्टली हमें क्या मिलते हैं जी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये सब करने के बाद एक पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ क्रैकिंग का। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रैकिंग क्या है जी? जरा देखें कि क्रैकिंग के दौरान हमें जो जो कंपाउंड मिले हैं, इथीन, ब्यूटीन, प्रोपीन, बेंजीन, मोस्टली, अब इनसे हम ये प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ड्रग्स, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स, वीड किलर्स, एथेनॉल, फिनॉल एंड एसीटोन। ये सिग्निफिकेंस क्रैकिंग है। अक्सर ये 2 नंबर का सवाल भी बच्चों से पूछा जाता है बोर्ड में। इसके बाद रिफॉर्मिंग है, जो हमारा लास्ट पॉइंट है रिफाइनिंग का। रिफॉर्मिंग क्या लिखा हुआ है? एंटी नॉकिंग प्रोसेस। ये जरा बेटा सुने कि जैसे ही हम गैसोलीन अपने ऑटोमोबाइल इंजन में डालते हैं, इग्निशन करते हैं, प्लग के पास करंट पहुंचता है, और उस करंट से पहुंचने से पहले एक इंजन में से शार्प मेटालिक साउंड पैदा होता है। शार्प मेटालिक साउंड, उसको बोलते हैं नॉकिंग। और अगर इंजन में से शार्प मेटालिक साउंड आए तो हम ये देखते हैं, हमारे माइंड में ये बात क्लिक करती है कि जो फ्यूल है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो नॉकिंग दे रहा है। नॉकिंग डिक्रीज द
क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, वो गैसोलीन की क्वालिटी को डिक्रीज कर देती है। और क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाता है? ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव करके। अब ऑक्टेन नंबर क्या है, ये लिखा हुआ है हमने, रेशियो ऑफ आइसोऑक्टेन एंड एन हेप्टेन। कि एक गैसोलीन के अंदर एन हेप्टेन कितने हैं और आइसोऑक्टेन कितने हैं। अगर आइसोऑक्टेन ज्यादा होंगे तो गैसोलीन की क्वालिटी अच्छी होगी, और अगर एक ऐसी गैसोलीन जिसके अंदर सारे के सारे है ही आइसोऑक्टेन, तो उसको आप बोलते हैं आइडियल फ्यूल। उसका ऑक्टेन नंबर 100% होता है, 100 होता है। ठीक है जी। अब जरा हम बात करते हैं रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन की। तो नॉकिंग कम कैसे होगी? क्या करके? कन्वर्जन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करके, कि स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करके हम नॉकिंग को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, और इस तरह ऑक्टेन नंबर भी फ्यूल का अच्छा हो जाता है। ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास नॉर्मल ऑक्टेन है, ये हमारे पास आइसोऑक्टेन है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है जो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, ये भी तो एक बड़ा कंपाउंड है, ये भी बड़ा कंपाउंड है, क्रैक तो हमने किया नहीं, इसको बस हमने आइसोमराइज किया है। आइसोमर्स है ना एक दूसरे के, ये मींस के हमारा ऑयल जितना कम विस्कस होगा वो उतना ही अच्छी क्वालिटी का होगा, जितना उसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो फ्यूल उतना ही अच्छी क्वालिटी का होगा। अब देखिए इसके अंदर 6 CH2 ग्रुप हैं, जितने ज्यादा CH2 ग्रुप होंगे फ्यूल हमारा उतना ही ज्यादा विस्कस होगा, उतना ही ज्यादा उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसके अंदर सिर्फ एक CH2 ग्रुप है ब्रांच चेन में, और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होगा एज कंपेयर टू एन ऑक्टेन। ये हमारे पास आइसोऑक्टेन है, ये हमारे पास एन ऑक्टेन है। ये आइसोऑक्टेन है, आइसोऑक्टेन, और ये हमारे पास क्या है? एन ऑक्टेन, ये एन ऑक्टेन। इसके अलावा एंटी नॉकिंग एजेंट्स हैं यहाँ पर। वो कहता है कि यहाँ पर अगर आप फ्यूल में एंटी नॉकिंग एजेंट डाल दें TML TEL, TML टेट्रामिथाइल लेड, TEL टेट्राइथाइल लेड, तो इससे भी नॉकिंग कम से कम हो सकती है, इसको एंटी नॉकिंग एजेंट बोलते हैं। और इसका एक नुकसान भी है कि अगर ये फ्यूल में बर्न होंगे, इनकी कंबस्टन होगी, तो इनके सिलेंसर में से जो धुआं निकलेगा उसके अंदर लेड के कंपाउंड्स होंगे, लेड ऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड के और लेड डाइऑक्साइड के, जो एयर पोल्यूशन काज करेंगे। क्लियर? तो बेटा उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर किसी बात की समझ ना लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे।